सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेल्फ। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले स्टार्ट हुआ है सेल। ठीक है, जिसको हम धीरे धीरे आगे समय के साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक सेल। तो सेल का सबसे पहले इतिहास जानते हैं कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से, हुआ क्या। तो सेल शब्द जो आया है वो सेलुला से आया है। कहाँ से? सेलुला से, जिसका मतलब होता है लिटिल या हॉलो रूम, लिटिल या हॉलो रूम। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं इसकी हिस्ट्री। ये हिस्ट्री आई कहाँ से? हमारा सेल शब्द जो है वो सेलुला शब्द से आया है, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल या हॉलो रूम। ठीक है, अब ये शब्द आया कैसे, इसकी कहानी क्या है। चलिए हम लोग इसकी डिस्कवरी की तरफ पढ़ते हैं कि आखिरकार ये जो सेल शब्द आया है, डिस्कवरी कैसे हुई, चीज बनी कैसे, उसके बारे में समझते हैं। तो जब उसके बारे में समझेंगे पता चलेगा हमें कि एक साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने क्या किया ऐसे पेड़ के छाले की तरफ, इन्होंने इस पेड़ के छाले से इस पार्ट को जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर जूम इन करके व्यू करके देखा कि आखिरकार इस पेड़ के छाले के पास है क्या। तो उन्होंने जो देखा था उससे उन्होंने क्या पाया कि उसमें कुछ छोटी छोटी आकृति है, छोटी छोटी आकृति है जो ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति बनी हुई है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति बनी हुई है, समझिए आप, ऐसे कुछ ऐसी आकृति जो क्या होती है? हॉलो आकृति। ठीक है, तो हॉलो हॉलो आकृति बनी हुई थी मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक है, उस आकृति, अब जब ये आकृति बनी तो उन्होंने डिस्कवरी तो कुछ कर लिया। चलिए उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। जी सही समझा आपने, रॉबर्ट हुक। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिस्कवरी कब किया? 1665 में। 1665 में इन्होंने डिस्कवरी किया। तो हमने क्या अभी तक जाना कि सेल सब आया कहाँ से? सेलुला से। ठीक है, सेलुला सबसे आया, जिसका मतलब लिटिल या हॉलो रूम होता है। अब हमारी डिस्कवरीज की तरफ चलते हैं। तो क्या किया, एक साइंटिस्ट ने पेड़ के छाले की तरफ देखा, इन्होंने आकृति जिसमें मधुमक्खी के छत्ते से आकृति बनी हुई थी। ठीक है, इस आकृति को उन्होंने जब जूम इन करके देखा, उसे सेलुलर शब्द, सेलुलर नाम दिया था। ठीक है, तो किस साइंटिस्ट ने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये आकृति के बारे में बताया था। चलिए अब दूसरे एक साइंटिस्ट और हुए, उन्होंने क्या किया, एक पॉन्ड तालाब में से एक छोटे से बूंद को, पानी की एक छोटी सी बूंद को उन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर देखा उन्होंने कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो मूव कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जब वो देखा था ये आकृति को, तो ये आकृति मूव नहीं कर रही थी। तो क्या कर रही थी ये आकृति? ये आकृति मूव नहीं करती। ये बात समझ पा रहे हो? ये आकृति मूव नहीं करती, पर इनके वाली आकृति मूव कर रही थी। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। चलिए इसमें क्या होगा? 1674। समझ पा रहे हो आप कि रॉबर्ट हुक वाले आकृति में 1665 में इन्होंने क्या, ये मगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक आकृति ये वाली थी जो मूव नहीं कर रही थी। तो ये वाली आकृति कैसी होगी? डेड। और ये वाली आकृति कैसी होगी? लिविंग। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जरा ध्यान समझिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि डेड सेल की खोज किसने किया? तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कब? 1665 में। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और हमारे एंटोनवेल ल्यूवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कब? 9 साल बाद, 1674 में। ये बात क्लियर है आपका? 1674 में इन्होंने क्या की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। देखिए हमने हिस्ट्री जान लिया, डिस्कवरी जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अब तक जाना हिस्ट्री, डिस्कवरी। डिस्कवरी में हमने जान लिया था कि लिविंग किसने किया, डेड किसने किया। डेट और टाइमिंग के साथ आपको क्लियर हो चुका है। हिस्ट्री हो गई हमारी, डिस्कवरी हो गई। अब हम चलते हैं कुछ आगे, कुछ फैक्ट्स की तरफ जो आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए कुछ फैक्ट्स की तरफ, वो फैक्ट्स क्या है उनको समझते हैं। चलिए हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हम समझेंगे पहले वर्ल्ड की तरफ। वर्ल्ड, तो बताइए हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल और हमारे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल। चलिए दोनों बारे में बताइए। हमारा वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सेल होगा वो कौन सा होगा? जी सही बताया आपने, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ये क्या है? हमारा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल में से एक आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं स्मॉलेस्ट सेल की तरफ। स्मॉलेस्ट सेल हमारा क्या हो जाएगा? पीपीएलओ, जिसका दूसरा नाम या फिर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ क्या है? लीरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी आ सकता है, पीपीएलओ लीरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वर्ल्ड में तो हो गया। पर एक बात समझिए, हमारा बॉडी, जब आप ये बायोलॉजी के अलग चैप्टर में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन में, आपको पहले हमारा बॉडी के अंदर कितने 23 पेयर है, 23 पेयर, टोटल 23 पेयर है। अब इस 23 पेयर का तो करिए तो 46, तो हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
अब इस 23 पेयर में से 22 होते हैं हमारे 22 पेयर होते हैं हमारे ऑटोसोमल सेक्स सेल, ऑटोसोमल सेल्स। और हमारे एक पेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर समझिए दो चीज पाए जाते हैं, कौन कौन से? एक हमारे ऑटोसोमल सेल्स और हमारे सेक्स सेल्स। तो इसके तो हमारे बॉडी के अंदर दो आ जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे? दो, हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे दो। चलिए हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर तो एक हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जो हमारे सेक्स सेल्स हैं उन्हें गैमेट्स भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर समझिए, बॉडी के अंदर अगर लार्जेस्ट बोले, हमारे बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोले, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल्स समझिए, ठीक है। हमारे स्मॉलेस्ट हो जाएंगे आरबीसी। जी सही समझा आपने। हमने क्या बताया आपको कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं और स्मॉलेस्ट होते हैं आरबीसी होते हैं। क्लियर समझ गए? अब चूंकि हमने बताया दो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर हमारे आ जाएंगे गैमेट्स। जी सही समझा आपने, गैमेट्स, गैमेट्स, ठीक है। अब उस गैमेट्स का रोल को समझते हैं। तो हम बताएंगे, हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताइए। पर आप ध्यान रखिएगा ये बात, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको क्लियर रहेंगे तो आंसर आपको अपने आप आ जाएंगे। ठीक कैसे? बॉडी के अंदर हमारे लार्जेस्ट न्यूरॉन और स्मॉलेस्ट आरबीसी, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है। तो गैमेट्स के अंदर अगर बात करें तो लार्जेस्ट कौन से हो जाते हैं हमारे? लार्जेस्ट हमारे कौन से हो जाते हैं? लार्जेस्ट हमारे हो जाते हैं ओवम। कौन से होते हैं? ओवम। जी सही समझा आपने, ओवम। और स्मॉलेस्ट कौन से हो जाएंगे ये बताइए आप? हमारे बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट, जी स्मॉलेस्ट हो जाएंगे हमारे स्पर्म। चलिए, तो हमने अभी तक की कहानी में क्या क्या जान लिया? सेल की कहानी के बारे में जान लिया, फैक्ट्स के बारे में जान लिया, हमने जान लिया था हिस्ट्री, डिस्कवरी, फैक्ट्स। और अब हम आते हैं सेल थ्योरी की तरफ, सेल थ्योरी की तरफ, सेल थ्योरी की तरफ, सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी कब दिया गया था ये बताइए आप? सेल थ्योरी कब दिया गया था बताइए? सेल थ्योरी की तरफ, सेल थ्योरी का एग्जैक्टली डेट क्या रहेगा ये बताइए? 1838, 1838, 1838 हमारे सेल थ्योरी के अंदर डेट रहेंगे 1838। समझिए, अब सेल थ्योरी किसके द्वारा गया था? हमारे स्लेडन एंड स्वान, सेल्डन स्वान बताया था। सेल्डन स्वान ने हमारे क्या बताया उसको समझिए। सेल्डन स्वान ने बताया था कि एवरी बॉडी, एवरी बॉडी, एवरी लिविंग बॉडी, एवरी लिविंग बॉडी, एवरी लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ सेल। ठीक है, आप समझ पा रहे हो हमने क्या बताया आपको कि हमारा सेल थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1838 में सेल्डन स्वान द्वारा दिया गया था। किसमें क्या बताया कि हमारे एवरी लिविंग बॉडी क्या है? सेल से बनी होती है। और उसके बाद, उसके बाद एवरी सेल comes from प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जी सही समझा आपने, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपने क्या समझा? कि हर जो सेल आया है वो पहले के प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। इसका मतलब समझिए कि जो सेल आया है ये पहले के प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के कारण आए थे, और अब जो नए सेल आएंगे वो इसी सेल के कारण नए आएंगे। तो न्यू सेल जैसी होती है क्या थ्योरी? इसमें क्या अकॉर्डिंग क्या होती है कि सेल जो है पहले वो इस एग्जिस्टिंग सेल के कारण है, और नए भी आएंगे वो इस एग्जिस्टिंग के कारण ही आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। समझिए, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ऑलमोस्ट सब एक ही बात बोलता है, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी भी कुछ नया नहीं बताती है, मॉडर्न सेल थ्योरी भी इसी बात को सपोर्ट करती है। कैसे? ये बताती है क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो अभी के जो एक्सचेंज सेल्स है वो पहले के प्री एक्सचेंज सेल के कारण आए हैं, और अभी जो आगे नहीं आएंगे वो भी इसी नए वाले के, इसी वाले के कारण आएंगे। तो बस सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी भी बात एक ही तरह की बातों को रखती है, जो आपको समझ सकते हैं कि सेल जो आई है न्यू जैसी नहीं, पहले के प्री एक्सचेंज सेल्स के बाद जो सेल आई थी वो नए वाले सेल के कारण आएंगे, और जो नए आने वाले वो भी प्री एग्जिस्टिंग के कारण ही आएंगे। देखिए, ये वाले सेल किसके कारण आए थे? पहले वाले के कारण, और इसके बाद जो आएंगे वो इसी कारण के आएंगे। तो ओमनी सेलुलर इस सेलुलर, ये बात को आप समझ पाए? जी, तो हमने अब तक जान लिया इस सब सेल की हिस्ट्री, डिस्कवरी जान ली हमने, डिस्कवरी की बात क्या जाना हमने, सेल थ्योरी जान लिया, फैक्ट जान लिया हमने। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, स्ट्रक्चर। चलिए,
अब किस पे आएंगे, हम स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे कि स्ट्रक्चर, फोकस करेंगे हम किस पे, स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। जी चलिए, कोई बात को समझिए कि ये जो हमारे पास प्रेजेंट है ये क्या है। समझिए, हम सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। समझिए कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो हमने क्या बताया आपको, ये सबसे ये वाली पार्ट होती है, ये वाली जो पार्ट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सही समझा आपने, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये सबसे आउटर मोस्ट, समझिए एक बार, इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होती है। जी चलिए, इस स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या ध्यान समझिएगा, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि सेल की सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। उसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ठीक है, अब इसके बाद ये ब्लू वाली स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू वाली स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वापस से हम बोलेंगे क्या, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो। जी, हमने आपको बताया सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल, और उसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब सारी बातें हम जान रहे हैं। पर एक बात समझिए कि जो सारे स्ट्रक्चर है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसे हम अच्छे से समझना चाहेंगे। जी, जो सेल का सबसे पहला पॉइंट आया था, सेल, तो सेल होता क्या था, सब समझिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक बात समझिए हमने जो स्टेटमेंट लिखा है कि व्हाट इज सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कैसे है ये चीज को समझते हैं, समझिए। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक घर बनाया, एक घर बनाया आपने, एक अच्छा सा सुंदर सा एक घर बनाया। ठीक है, अब बताइए ये जो घर बना है, अगर आपसे पूछे कि ये घर में, ये घर के अंदर बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट जो यूज है वो कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओ कि सर ब्रिक होता है, ब्रिक, ब्रिक ये चीज जोड़ के घर बनता है, तो आपने कहा सुना ही होगा जी, ये ब्रिक बनता है। ब्रिक्स क्या बनाते हैं बाद में, ब्रिक्स बनाते हैं हमारे क्या बताइए, वॉल, वॉल हमारे क्या बनाते हैं, रूम, रूम जाके इवेंचुअली क्या बनाता है, हमारा हाउस। ये बात बोल सकते हैं क्या हम, तो समझिए कि अगर ये ब्रिक जो है हमारा ये हाउस जाके बना रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिक को हम स्ट्रक्चर यूनिट बोल सकते हैं क्या, कि हमारा, क्योंकि इवेंचुअली हमारा ब्रिक ही तो स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, ब्रिक ही तो हमारा हाउस का निर्माण कर रहा है, कर रहा है, तो ब्रिक हमारा स्ट्रक्चर यूनिट हो सकता है। अब हम आपको बोलेंगे एक घर का फंक्शन क्या होता है बताइए, एक घर का फंक्शन होता है ठंडी गर्मी बरसात से बचाने का, तो घर वो तो फंक्शन प्रॉपर्ली निभाता है, प्रॉपर्ली वो घर एक फंक्शन निभाता है। जी, घर वो प्रॉपर्ली एक फंक्शन निभाता है। जब घर एक प्रॉपर्ली वो फंक्शन निभाता है तो हम क्या बोल सकते हैं इस यूनिट को, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं क्या, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ हाउस बोल सकते हैं क्या। ये एक सिंगल यूनिट है जो केपेबल है क्या करने के लिए, इस घर को स्ट्रक्चर देने के लिए, और एक घर इवेंचुअली जाकर के एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा ब्रिक हो गया। अब समझते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में, सेल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं चीजें, हमारे सेल वर्ल्ड में ये कैसे काम करते हैं सुनिए। हमारे सेल वर्ल्ड में ये हमारे सेल होते हैं जो इवेंचुअली जाकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गेन, ऑर्गेन क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाता है इवेंचुअली, बॉडी। जी, सुनिए हमने आपको क्या बताया कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ होता है। जी, पर कैसे होता है उसको समझते हैं। सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन ने इवेंचुअली ऑर्गेन सिस्टम बनाया, ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाता है, बॉडी।
तो अगर हम आपसे पूछें एक बॉडी का निर्माण किससे हो रहा है, एक छोटा यूनिट से, तो सबसे छोटी जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, सेल दे रहे हैं। तो आपको बोल सकते हैं कि सेल नहीं अंततः बॉडी का निर्माण किया है, इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा जी, कि सेल नहीं बॉडी का निर्माण किया है, सेल ने बॉडी बनाया है, बिल्कुल बॉडी बनाया है। तो हम सेल को बोल सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर यूनिट है। हम सेल को बोल सकते हैं कि सेल ने हमारा जो स्ट्रक्चर, यानी आपको जो एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी मिली हुई है भगवान की कृपा से, वो कैसे, उसको स्ट्रक्चर देने का काम किसने किया, उसको स्ट्रक्चर देने का काम किसने किया बताइए, सेल ने किया। सेल ने क्या किया, इस बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम किया। तो हम क्या स्ट्रक्चर यूनिट बोल सकते हैं क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं सेल को क्या, जी स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। अब उसके बाद एक टर्म आता है फंक्शनल, उसके बाद एक टर्म आता है फंक्शनल। ये समझिए फंक्शनल, फंक्शनल कैसे, ये समझिए फंक्शनल कैसे। सुनो, हमने आपको क्या बताया कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, स्ट्रक्चर तो इसे बना दिया। अब सुनिए इवेंचुअली फंक्शन, एक सेल ही जाके बॉडी का निर्माण कर रहा है। बॉडी तो हमारे डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी आपके वॉकिंग, स्लीपिंग, जितने भी एक्सरसाइज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जितने भी सारी चीजें हैं, बॉडी निर्माण, बॉडी तो कर रहा है। तो इवेंचुअली सेल ही तो फंक्शन का निर्माण करता है दी। अब इसको डिटेल में समझना तो ऐसे भी समझ सकते हो, इवेंचुअली सेल जो होता है ना, सेल होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, समझ रहे हो, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स ही इवेंचुअली क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स ही क्या करते हैं, फंक्शन। सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताइए आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, समझ पा रहे हो इस चीजों के बारे में। तो सेल ही करता है क्या निर्माण, सेल क्या करता है, सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण करता है। सेल क्या करता है, सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स ही बाद में इवेंचुअली फंक्शन करते हैं, फंक्शन करता है। फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यही सेल ऑर्गेनल। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एक सेल फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। पर अब एक बात समझिए, यूनिट यूनिट बोल रहे हैं हम, यूनिट क्या होता है सुनिए। एक हमारे बॉडी के अंदर समझिए, फॉर एग्जाम्पल यूनिट कैसे समझिए, मान लीजिए आप सब तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप टीचर की, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर तैयारी कर रहे हो, बाद में टीचर बन के आपने रिक्रूटमेंट हो गई और आप टीचर बन गए। तो एक बात समझिए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आप एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट बताइए जो उस मिनिस्ट्री के लिए काम करता है, वो कौन सा होगा, एक टीचर होगा। आप जो एक टीचर बन के गए हो, तो आप एक टीचर हो, तो आपको वही करोगे आप। कैसे कि जितने मिनिस्ट्री के काम होगी, चाहे बच्चों को पढ़ाने से लेकर के जितने भी सारे काम होंगे, उसमें आपका योगदान है अहम। तो आप एक ऐसे बॉडी हो जो मिनिस्ट्री हाई लेवल पर तो बड़ी हो जाती है, बहुत सारे रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं। पर अगर से छोटी यूनिट पे जो आपको कोई जानता हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक आदमी को जानता हो, तो कौन होता है, एक टीचर ही होता है। तो एज अ टीचर आप उस जगह के यूनिट हो के नहीं, उस स्कूल या एजुकेशन के यूनिट हो के नहीं, जो आप वहां पे डिसीजन ले पा रहा है। तो सेल क्या होता है, सेल एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट होता है जो क्या करता है, सबसे छोटे लेवल पे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। समझिए, आप खाने से लेकर के जो पचाने तक का काम होता है, वो सारा काम कहाँ होता है, सेल के अंदर ही होता है। तो सेल एक छोटा से छोटा ऐसा यूनिट है ना, जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इस जगह से एक सबसे छोटा यूनिट होता है। पर आप सोचिए एक बात, हमने सेल के अंदर सेल ऑर्गेन्स, हमें हमें सेल ऑर्गेन्स को बोलना चाहिए था सबसे छोटा यूनिट, क्यों नहीं बोला हमने, ये बताइए, ये बताइए, हमने इसको यूनिट क्यों नहीं बोला। हमने इस सेल ऑर्गेन को यूनिट नहीं बोला, क्योंकि सेल के अंदर तो सेल ऑर्गेन्स होते हैं, बस है कि सेल ऑर्गेन्स ने मिलकर सेल बनाया, पर ये यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता यूनिट, आप बताइए क्यों नहीं होता यूनिट। यूनिट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देखिए, इवेंचुअली सेल ऑर्गेन्स मिलकर सेल बनाते हैं, और सेल से ही फंक्शन सारी होती हैं। इंडिविजुअली सेल ऑर्गेन, हर एक सेल ऑर्गेन का अपना एक फंक्शन है, पर एक ओवरऑल जो फंक्शन है वो सब मिलकर एक फंक्शन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाउस है, हाउस के अंदर 4-5 मेंबर है, तो हर एक मेंबर का अपना एक फंक्शन है। फादर का फंक्शन, जनरली केस में फादर का फंक्शन होता है मनी अर्न करने का, और मदर होती है आपको जो सारी चीज़ों के लिए हेल्प करने के लिए। तो मदर आपके फादर आपके अर्निंग के लिए आ जाते हैं, मदर आपके हाउस होल्ड कोर्स के लिए। समय चेंज हो रहा है, बात अलग है, पर एक जनरल केस के लिए बात मान रहे तो जो फीमेल होती है, मतलब हमारी माताएं होती हैं, वो मदर्स होती हैं, वो हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प करती हैं। फादर बाहर का दुनिया में, यानी फाइनेंस की दुनिया में हेल्प करते हैं। तो सब मिला के एक घर बनाते हैं ना, जो घर में एक फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलकर के फंक्शन करते हैं, तब जाके एक सेल फंक्शन कर पाता है। इवेंचुअली सेल के ऑर्गेनल्स ही फंक्शन करते हैं, ठीक है। मगर चूंकि कंबाइंड बॉडी के अंदर एक यूनिट मानेंगे, तो कौन फंक्शन कर रहे होते हैं, सेल। तो हमें क्या बोलेंगे, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सेल का, सेल ऑर्गेनल्स है। पर एक बॉडी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सेल, समझ पा रहे हो, सेल। तो यहां से पता चलता है कि हमारा जो सेल है, हमारा जो सेल है, हमारा सेल है वो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है, और हमारा यूनिट है, जीवन का यूनिट है। अब जीवन का यूनिट कैसे बोल सकते हो, देखिए इवेंचुअली ये जो सेल ने ही बॉडी का निर्माण किया। और बॉडी आपके वट हो, छोटी हो बॉडी हो, वट हो, तो जो भी बॉडी रहेंगी वो तो अंत में लिविंग बॉडी है ना। तो लिविंग बॉडी को सेल ने लिविंग बॉडी का निर्माण किसने किया, सेल ने किया। तो हमारी इवेंचुअली हमारी बॉडी का निर्माण किसने किया, सेल ने, इसलिए ये जीवन का एक प्रयास है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। चलिए इस वाले पार्ट होते हैं, सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं। सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर को समझिए कैसे होता है। हमारा सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम करता है वो समझिए। सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है,
सबसे आउटर मोस्ट लेयर अगर हम पूछेंगे तो क्या हो, सुनिए, ये प्लांट में अवेलेबल होता है, ये बात याद रखिएगा। सेल वॉल कहाँ अवेलेबल होता है? प्लांट में। तो हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है वो सेल वॉल है, सबसे फर्स्ट यूनिट सेल वॉल है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या आती है हमारे पास? न्यूक्लियस। अब कुछ लिक्विड्स भी आती हैं, समझिए। हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए, और हमारा जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, हमारे जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। जी, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के कंबाइंड एक टर्म यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। समझ पा रहे हो? तो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर रहता है थोड़ा सा, प्रोटोप्लाज्म। जी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कुछ शायद इसमें चीज़ों को देखना होगा, पर ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि इसके अंदर क्या है, चीज़ों को देखेंगे तो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में से एक आता है हमारे पास, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में से एक आता है जिसमें कि जिसके अंदर हम कर पाते हैं चीज़ों को लेकर के। अब चलिए, इस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद की कहानी जो हमारी होगी, सेल स्ट्रक्चर की कहानी होगी। सेल स्ट्रक्चर, ये हमारी सेल स्ट्रक्चर है। ये आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इसके बाद की कहानी होगी सेल और गैनल्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हमारी रहने वाली है, जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स जानेंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू।